वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज की पहली बात, मैंने जितनी भी इकोनॉमिक क्लासेस करवा दी हैं वो सारी की सारी आपको पहली बार ढूंढेंगे, टॉपिक वाइज मिलती नहीं है। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप आपको पसंद भी आ रही हो। ठीक है, आप जाइए उनको देखिए जाकर। ठीक है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने अभी पॉलिटी की क्लासें कम से कम मान कर चलो 30, जिसमें टॉपिक वाइज होंगी। ठीक है। हर चीज़ उसमें कवर की हुई है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो नेशनल इनकम की है। अपनी क्लास को हम अब शुरू करेंगे, क्योंकि हमने जितना भी बताना है बता दिया है। आप देखेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात आपको नुकसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब कहने का यह है कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय किसके बराबर होती है। देखो, एक बात मैं बताऊं, इकोनॉमी क्लास जो होती है वो थोड़ी सी हिंदी में थोड़े से उसके वर्ड जो होते हैं उनको पढ़ना भी थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात आप क्वेश्चन भी टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इकोनॉमी को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन बोला है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो क्या होता है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैसे भी ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2017 के करीब। ठीक है। जहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो पर्सनल इनकम में से जब आप डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। ठीक है। मतलब जो भी टैक्स होता है जो कि परिवार में हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स, जो भी मतलब जितने भी टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, उनको आप निकाल देते हैं अपनी पर्सनल इनकम में से। ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और डिस्पोजल का मतलब होता है जो खर्च करने के लिए आपके पास बचे। जैसे कि अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आप समझ जाइएगा। मान लो आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपया। ठीक है। अब 100 रुपये में से मान लो टैक्स आपको जाना है 10 रुपया। ठीक है। जो भी मान लो 10 रुपये में टैक्स जितने भी हैं सब निकल गए, तो आपके पास बच कितना गया, 90 रुपया। जो ये 90 रुपये आपके पास रिमेन बचेंगे ना, यही 90 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, जो मैं समझाना चाहता था वो भी समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, इन इंडिया द बेस ईयर ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004 टू 2005। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत में जो जो नई जीडीपी श्रृंखला है, ठीक है, नई जीडीपी श्रृंखला के आधार वर्ष को 2004-5 से निम्न में से किस वर्ष से स्थानांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब कभी जीडीपी कभी भी मान लो निकाली जाती है, ठीक है, तो उसका कोई एक बेस ईयर जो होता है वो फिक्स होता है। मान लो जैसे कि आज से तुलना करनी है कि 2023 में मुझे आंकड़ा दिखाना है कि जीडीपी का ये आंकड़ा है। ठीक है। तो उसका एक बेस ईयर पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे 2023 है तो इसको मान लो पहले 2000, इसमें जो दिया हुआ है 2004 से 2005, इनको मतलब कि इनसे तुलना करके हम जीडीपी का आंकड़ा निकालते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इसका जो ईयर है, बेस ईयर जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या बेस ईयर हुआ करता था, 2004 से 5, अभी हो गया 2011 से 12। ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, जीडीपी जो डिफ्लेक्टर होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी जो होता है ये करंट ईयर के प्राइस को बताता है। करंट ईयर
ठीक है, कि करंट ईयर कौन सा लिया जा रहा है, और रियल जीडीपी जो होता है ये बेस ईयर की बात करेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कांस्टेंट ईयर। ठीक है, या बेस ईयर भी बोल सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ सके। अगला सवाल हमारा कौन सा है? हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय थी इसका जो सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किया था इंडिया में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे हों क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो या वगैरह वगैरह। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। भारत में कृषि आय को मापने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो देखो, हर चीज़ को मापने का अलग अलग तरीका होता है, वैसे ही कृषि को मापने का कौन सा एक इनमें से एक तरीका है आपको ये बताना है। तो एग्रीकल्चर को मापने की जो मेथड जो यूज किया जाता है वो भाई मेरे किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड? आउटपुट मेथड, यानी कि उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारत में एग्रीकल्चर आय को मापना है, अगर कृषि की आय को मापना है तो आउटपुट मेथड या उत्पादन पद्धति का उपयोग में किया जाता है। आई होप आपको क्लासेस ये समझ में आ रही हो। चलते हैं अगले अगले क्लास की ओर, क्वेश्चन की ओर, सॉरी। अगला सवाल हमारा क्या है कि जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये देखो, कुछ चीज़ें जो होती हैं जाकर आपको समझनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें अगर आप नहीं जानते हो तो जाहिर सी बात आपको बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ, तब ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इधर तीन चीज़ें बताता हूँ, उनको याद रखिएगा वरना आपको बहुत ही परेशानी होती है। पता थोड़ा सा टॉपिक ये ना क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिव है और थोड़ा समझने लायक भी है। ठीक है, याद रखना ग्रॉस में से, क्योंकि आगे चलकर काम आएंगे सारे ही फॉर्मूले। ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू होता है नेट। क्या होता है? नेट। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर घरेलू आय को निकालना है, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रीय आय में से हमें फीफा को हटाना पड़ेगा, या राष्ट्रीय आय को निकालना है तो हमें घरेलू आय में यानी कि विदेशी आय को जोड़ना पड़ेगा। एफ फीफा का मतलब ये फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला। तीसरा एक और फॉर्मूला, अगर फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा जाकर मार्केट प्राइस। याद रखेंगे, मार्केट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये आपके लिए तीन फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होता है। समझ में आया? पहली चीज़ आपको जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। जीडीपी का फुल फॉर्म भाई मेरे क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है? 5। देखो दिया हुआ है जीडीपी, ठीक है, और एमपी का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस।
ठीक है। जब कभी आपसे इस प्रकार का फॉर्मूला दिया हो, याद रखना उनमें हमेशा एक ही चेंज होगा, दूसरी चीज़ चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि जीडीपी, ठीक है, और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया है और सब्सिडी को जोड़ रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से मैंने बोला है एक ही चेंज होने वाली है, तो मैंने बोला भाई मेरे कि अगर फैक्टर कॉस्ट को मनी प्राइस में चेंज करना हो, मनी कॉस्ट में चेंज कर क्या बोलते हैं, मनी प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है या फिर फैक्टर कॉस्ट को मनी प्राइस में चेंज करना है, चेंज तो एक ही चीज़ हो सकती है। सारे फॉर्मूले देखो तो यहाँ पर जीडीपी दिया हुआ है, ये हमारा कॉमन हो गया, और एमपी जो है हमारा, एमपी के स्थान पर यानी कि मार्केट प्राइस के स्थान पर फैक्टर कॉस्ट आ गई, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला जो बनेगा जाकर, वो बनेगा जाकर ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि जीडीपी में से आप क्या कर दीजिए, सॉरी यानी कि मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को आप निकाल देंगे, ठीक है। आपका यहाँ देख लीजिए ना, बनेगा क्या, एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट बचनी चाहिए, और यही हमारा जो कि फॉर्मूले में कह भी रहा था। समझ में आया, यही 3 फॉर्मूले से आप पूरी की पूरी उसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाता है। ये हर कोई क्वेश्चन छोड़कर चला आता है, सीजीएल या एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कर नहीं पाते हैं अक्सर ज़्यादातर लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या सवाल है, absolute and per capita real GNP growth does not indicate a high rate of economic growth if, यानी कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि। अब ये क्वेश्चन बताओ, इतना भारी का सवाल, मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको करने में ना भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी, अब आप कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है। पर कैपिटा रियल क्या बोलता है, जीएनपी। यहाँ पर देखो, आपको इस वर्ड को अगर आप समझ गए तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। यहाँ बोला है पर कैपिटा रियल जीएनपी ग्रोथ, क्या बोला है, पर कैपिटा रियल जीएनपी ग्रोथ। अब जानते हो जाकर पर कैपिटा जो रियल जीएनपी ग्रोथ होती है, जो डज नॉट इंडिकेट, यानी कि एक हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती है, इंडिकेट नहीं करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, मुझे लगता है आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आप रहने ही दो, क्योंकि आप मुझे लगता है समझ में भी नहीं है पाओगे और फिर कहोगे कि रट्टा मारोगे, और रट्टे हुए क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी ग्रोथ 4 फोल्ड इन द लास्ट 1 डिकेड, यानी कि अंतिम 10 सालों में क्या जीडीपी में वृद्धि हुई है, 4 गुना वृद्धि हुई है, और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में, यानी कि जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तो देखो जीडीपी के अगर क्या बोलते हैं जाकर लास्ट 10 ईयर देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ ही हुई है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें पूछा क्या है, जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, तो ज़्यादा बेटर आप इसका ओनली 1 लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, इन 1867 to 68 द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज 20 रुपीज़, इट वाज फर्स्ट इंश्योर। मतलब कहने का ये 1867 से 68 में भारत में 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। तो आपको ये पता है यानी कि ये बात जानते हो कि यहाँ से पता 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो 1867-68 की बात कही गई है, तो 1867 से 68 में सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय आय की गणना जो की थी वो सबसे पहले किसने की थी, समझ रहे हो। तो वो सबसे पहले जो कैलकुलेट किया गया था 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसका आंसर तो आपका डी हो गया, सीधी सी बात है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपया।
तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के करीब उन्होंने क्या बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यानी कि उन्होंने सबसे पहले इसकी गणना भी की थी राष्ट्रीय आय की। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला इनके यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम आपसे पूछी जाएगी। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पर कैपिटा इनकम का निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से आप क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय से टोटल पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे ही निकाली जाती है हमारी ये पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इससे अब इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा भी जाएगा कि पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पर कैपिटा जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी को डिवाइड कर देंगे हम टोटल पॉपुलेशन से, समझ रहे हो, और यही हमारा आ जाएगा पर कैपिटा जीडीपी का फॉर्मूला। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज का हमारा अगला सवाल है 1949 में 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, यानी कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944-1949। 1949 में जो एक नेशनल इनकम कमेटी क्या बोलते हैं अपॉइंट की गई थी, तो उसके भाई साहब क्या थे, उसके चेयरमैन कौन थे, आपको ये बताना है। तो क्या बोलते हैं जाकर उसके जो चेयरमैन रहे थे पीसी महालनोबिस रहे थे। इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, वैसे ये इस टॉपिक से है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परचेसिंग पावर पार्टी exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries। मतलब कहने का यह है कि क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। तो ये बात अपनी आप जगह सही है कि जो क्रय शक्ति समता पर यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी जो होती है जाकर वो देशों में एक जो भी सिमिलर थिंग्स होती हैं और से जो सर्विसेज होती हैं उनकी मूल्य की तुलना करके ही की जाती है। समझ रहे हो कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पहला तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, विकल्प यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये गलत बात है, समझ रहे हो कि नहीं। परचेसिंग पावर में भाई साहब इंडिया छठे नंबर पर नहीं आता है, तो ये हुआ गलत। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका केवल करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, हु एस्टिमेट्स इंडियाज नेशनल इनकम, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपसे इनके शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि इसका एनएसओ होता है, ये आरबीआई होता है, और इसका नहीं पूछा जाता नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएसएसओ। आपसे डायरेक्टली इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन भारत में करता है, तो आप कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
विच इकोनॉमिस्ट कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट साइंटिफिकली। मतलब आपसे ये पूछा है कि वैसे तो क्या बोलते हैं, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन जब साइंटिफिकली वर्ड वर्ड लगा दिया जाए, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टि से भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो भाई मेरे इसका आंसर चेंज हो जाता है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, VKRV राव। क्या हो जाएगा, VKRV राव। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, बी। समझ रहे हो कि नहीं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द मोस्ट मेंशनड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज। मतलब कहने का ये है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है। किसी भी देश की अगर क्या बोलते हैं जाकर किसी देश की अगर आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक वृद्धि को देखना है, तो सबसे पहले आप किसी चीज़ को मत छेड़िए, ना ही आप क्या बोलते हैं जीडीपी को ना ही छेड़िए, ठीक है। और जीडीपी से भी नहीं, अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि देखनी ना, जीडीपी से नहीं बता सकते, ठीक है। और एनडीपी से भी नहीं बता सकते, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। एनएनपी से भी नहीं बता सकते, नेट नेशनल प्रोडक्ट से। उसकी क्या बोलते हैं, वहाँ की आय आपको देखनी पड़ेगी, पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना देखना पड़ेगा, यानी कि सॉरी वहाँ की उत्पादन वहाँ का कितना है। अगर किसी देश की वृद्धि देखनी है कि वो इकोनॉमिकली वृद्धि हो रहा है या नहीं देश, तो उसको आपको पर कैपिटा प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होता है, आंसर इसका डी करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द टर्म रिफर्स टू द नेशनल इनकम। यानी आपसे कहा गया है कि जो इनमें से जो टर्म है वो राष्ट्रीय आय को निरूपित करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं, राष्ट्रीय आय को कौन सी टर्म निरूपित करती है, ठीक है। तो पहली बात, आपको ये थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले लिखता हूँ। जो ये लिखा है जीएनपी, क्या लिखा हुआ है, जीएनपी। उसके बाद ये लिखा है मार्केट प्राइस। मैं इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये एमपी लिख दिया। फिर रिड्यूसिंग डिप्रेशन, इसमें से क्या घटा दिया, डिप्रेशन। एक तो ये फॉर्मूला बन गया डिप्रेशन, डिप्रेशन की स्पेलिंग DPRECIATION, ठीक है, डिप्रेशन। यानी कि जीएनपी में से डिप्रेशन को घटाएंगे तो क्या हमारी नेशनल इनकम मिलेगी, देखते हैं। अगला फार्मूला क्या बनाया इसमें, जीएनपी, यानी कि इसका फार्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी माइनस वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन, यानी कि डिप्रिसिएशन को मैंने घटा दिया, डिप्रिसिएशन को घटा दिया। एंड एडिंग नेट फैक्टर इनकम, यानी कि इसमें नेट फैक्टर सॉरी नेट फैक्टर इनकम को रखा है ना, नेट फैक्टर इनकम को रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्या है, उस सी ऑप्शन यहाँ पर हट गया है, ठीक है। अगला क्या है, जीएनपी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है तीसरे वाले का, जीएनपी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, रिड्यूस द डिप्रेशिएशन, डिप्रिसिएशन को मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। एंड इनडायरेक्ट टैक्स एडिंग सब्सिडी, ओके, यानी कि रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। इसमें से भाई मेरे एनआईटी को भी घटाएंगे और उसके साथ सब्सिडी को हम ऐड करेंगे, ये दिया हुआ है फॉर्मूला। चौथा क्या दिया हुआ है, जीएनपी मार्केट प्राइस पर, और उसमें से हम नेट फैक्टर इनकम को घटा देते हैं, फैक्टर कॉस्ट को घटा देते हैं, ठीक है, जो कि भाई साहब कहाँ से हुई हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर अब हमें फॉर्मूला यानी कि हमें याद अगर बनाना आता होता तो हम निकाल लेते। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आय का, भाई मेरे राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें से निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका अब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन को घटाते हैं, ठीक है, यानी कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला आप कहेंगे ये वाला हो जाएगा, कौन सा,
जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, तभी तो हमें नेट वैल्यू मिलती है कि नहीं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे नेशनल इनकम कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाई ये ऐसे ही फॉर्मूले आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, और हर कोई मोस्टली लड़का छोड़ कर ही चला आता है। अगर आप उनको बेसिक पता है ना तो आप कर लेंगे, नहीं पता नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री विल इनएविटेबल बी, यानी कि देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य का रूप होगी। तो किसी भी देश में क्या बोलते हैं जाकर आर्थिक वृद्धि जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, यानी कि आर्थिक वृद्धि जो है किसी भी देश में, मतलब उसके लिए आवश्यक नहीं है अनिवार्य रूप से किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। मतलब अगर किसी देश में आर्थिक वृद्धि होने तो उसके लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। पूंजी निर्माण होता है, ट्रेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ओनली ग्रोस, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टेक प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं है। उसकी कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रियल नेशनल इनकम क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेरे रियल नेशनल इनकम क्या होती है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक होती है नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम, एक होती है रियल इनकम। और मैंने ये बोला था कि नेशनल इनकम, नॉमिनल इनकम जो होती है ये डिपेंड करती है करंट ईयर की प्राइस पर, यानी कि जो वर्तमान में इसकी क्या कीमतें हैं। और रियल इनकम जो डिपेंड करती है वो बेस ईयर पर, किस पर, बेस या कांस्टेंट प्राइस पर। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा है रियल इनकम, तो रियल इनकम जो रिलेट वर्ड किससे करेगा, बेस या कांस्टेंट वर्ड से। देखो नेशनल इनकम एक्सप्रेस एट करंट प्राइस, नो। व्हेन नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्राइस, ये हो सकता है। चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नहीं। प्राइस लेवल चेंज, नहीं। मैंने बोला ना आपको सिर्फ वर्ड को कंसीडर करना है। यहाँ पर मैंने बोला रियल इनकम जब भी आएगी वर्ड बेस ईयर या कांस्टेंट वर्ड इसके लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस दिया हुआ है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग मीजर, यानी कि हम क्या बोलते हैं हरित राष्ट्रीय लेखांकन कैसे मापते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हरित राष्ट्रीय लेखांकन हम कैसे मापते हैं, ठीक है। तो इसको मापने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, आसानी से समझेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन नेशनल रिसोर्सेज टू नेशनल प्रोडक्शन या इन्वायरमेंट डैमेज इन द नेशन टू द एग्रीकल्चर पावर ऑफ द नेशन, द कंट्रीज फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हरित राष्ट्रीय लेखांकन को मापना है तो हमें राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले, यानी जितने भी हमारे क्या बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेस होते हैं उन पर जो भी हमारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं उनको हम क्या करें, समायोजित करते हुए राष्ट्रीय उत्पादन को करना, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट होता है, ठीक है। समझ में मुझे लगता आ गया होगा। आपको ये कहूँ कि अगर ग्रीन नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में से, सीधी सी बात है, नेशनल इनकम में से इन्वायरमेंट को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ग्रीन नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बात वही है, यहाँ पर वही बोला गया कि नेगेटिव इफेक्ट ऑन नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय आय में से जो भी नेगेटिव रिसोर्स होता है उसको हम निकाल देते हैं और हमारी ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग हो जाती है। ऑप्शन बी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री इज कैलकुलेटेड, मैंने अभी बोला था पर कैपिटा इनकम किस पर डिपेंड करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पर कैपिटा इनकम जो डिपेंड करती है भाई मेरे, वो नेशनल इनकम को क्या कर देते हैं, जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तभी मिलेगी, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये हो सकता है क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं इनकम भी कह देते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द वर्किंग पॉपुलेशन, नहीं, हमेशा डिवाइड करेंगे जनसंख्या से ही। बाय द नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नहीं।
नेशनल इनकम फ्रॉम द वर्किंग पॉपुलेशन नहीं, हमेशा टोटल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे। किसको? नेशनल इनकम को, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑन व्हाट बेसिस इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड? राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा किया जाता है भारत में, किस आधार पर किया जाता है? समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा भारत में किस पर किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा किया जाता है हमेशा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस दोनों पर। समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रीय आय का जब भी कभी भी आपसे कहे कि भाई मेरे राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं जाकर, राष्ट्रीय आय किस पर डिपेंड करती है? तो राष्ट्रीय आय जो डिपेंड करेगी वो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, यानी कि बेस ईयर प्राइस, यानी कि नॉमिनल प्राइस और रियल प्राइस दोनों पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस व्हेन? अब मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जब भी होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जब भी होती है जब भाई मेरे क्या हो, टोटल प्रोडक्शन बढ़े। क्या हो? टोटल प्रोडक्शन बढ़े, यानी कि अगर कुल उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी वास्तविक आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है ना? और मैंने आपको ये भी बोला है कि भाई मेरे कई बार बोला है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर, यानी कि जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, नॉमिनल जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी गया है, और जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये मोस्टली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आंसर डी है। ठीक है, याद रखेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जब भी होगी जब कुल उत्पादन बढ़े। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता जब भी दी जाती है जब भाई मेरे क्या हो, आवश्यकता उत्पादों को निर्धन लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए। मतलब जैसे कि जो लोग निर्धन लोग हैं उनको क्या करते हैं, जाकर हम चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, वही हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कहलाती है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट के द्वारा भाई मेरे क्या करते हैं, उसको भैया मुद्रा आपूर्ति वृद्धि के लिए नहीं, लोअर द प्राइस नो, प्रतियोगिता से कुछ उद्योगों को बचाने के लिए नहीं। भाई मेरे गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, वित्तीय सहायता आदमी सरकार क्यों प्रोवाइड करेगी? जब लोगों को, गरीब लोगों को ज़रूरत होगी उसकी उपलब्धता कराएगी, उनको चीज़ें प्रोवाइड करेगी, तभी ना कहेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट इक्वेशन? इनमें से कौन सी एक राइट इक्वेशन है? ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले यहाँ पर जीएनपी समझ लो क्या है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेरे जीएनपी बराबर क्या होता है। तो जीएनपी में हमेशा क्या रखेंगे, कंजप्शन को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, जी मतलब गवर्नमेंट के खर्चे। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात कर देंगे, गवर्नमेंट के खर्चे। उसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं, एक्स को इंक्लूड करेंगे इसमें, और यानी कि इंपोर्ट को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट को हमेशा, एम का मतलब है इंपोर्ट, इंपोर्ट को हमेशा हम घटाते हैं। तो आपको फार्मूला आप देखिए, सी आई जी कॉन्स्टेंट है, कहाँ पर, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ये तीनों हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स को ऐड करना है और एम को निकालना है। तो यहाँ माइनस एक्स करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ माइनस का एक्स, ये माइनस का एम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का एम, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद 2019 के करीब। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ट्रांसफ़र पेमेंट डायरेक्टली अफेक्ट,
यानी कि जो ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी भुगतान करते हैं डायरेक्टली, वो होता है वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे कि मान लो फ़ोन पे वगैरह के द्वारा जो ट्रांसफ़र की जाती है इनकम, वो डायरेक्टली किसको इफ़ेक्ट करती है, तो आप कहेंगे पीडीआई को इफ़ेक्ट करती है। किसको? पीडीआई को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो मापता है एक विशेष वर्ष में उत्पादन के मूल्य को। तो आपको कुछ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। नॉमिनल जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉमिनल किस पर डिपेंड करता है? मैंने बोला है वर्ड की नॉमिनल वर्ड आ जाए तो हमेशा करंट ईयर के प्राइस पर डिपेंडेंट करेगा। तो यहाँ पर नॉमिनल वर्ड यानी कि इस पर डिपेंड करेगा करंट ईयर के प्राइस पर, इसीलिए इसका आंसर ए करेक्ट हुआ। अगर रियल वर्ड होता तो डिपेंड करता कांस्टेंट ईयर के प्राइस पर। बात समझ में आ गई? तो आंसर इसका ए करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक आय के प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार करना है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम होती है, प्राइवेट इनकम भी होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी होती है, ठीक है, और नेशनल इनकम भी होती है। बिल्कुल ये चारों ही हैं। सीधी सी बात है, आय के प्रकार क्या होते हैं? पर्सनल इनकम होगी किसी की, प्राइवेट इनकम होगी किसी की, खर्चे की कितने बच रहे हैं, राष्ट्रीय आय क्या होगी, ये सारी आय के प्रकार हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगर जानना है कि पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला जो होता है वो भाई मेरे होता है कि प्राइवेट इनकम में से हम प्राइवेट इनकम में से हम क्या कर देते हैं, कारपोरेशन टैक्स को हटा देते हैं, कारपोरेशन टैक्स को निकाल देंगे और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, उसमें से और भी हम चीज़ें एक निकालेंगे और हमारा टैक्स के साथ साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि जब हमें कभी भी पर्सनल इनकम निकालनी हो तो प्राइवेट इनकम में से हम कारपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को निकाल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर प्राइवेट इनकम देखनी है क्या होगी, तो प्राइवेट इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो भी कोई क्या बोलते हैं जाकर कोई भारी फॉर्मूला नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालना है? नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो आलसी हो ही। आप दिमाग लगाओगे कि इसका और कोई फॉर्मूला होगा, नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये भाई मेरे प्राइवेट, जब पर्सनल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम में से कारपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को निकाल दिया। वैसे ही जब हम प्राइवेट इनकम को निकालते हैं तो पर्सनल इनकम में हम इधर कारपोरेशन टैक्स को ले जाएंगे और प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा प्राइवेट इनकम। बात समझ में आई? तो एक फार्मूला हो गया, दो हो गया, बच गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब हम राष्ट्रीय आय में से यानी कि नेशनल इनकम में से क्या कर देते हैं, नेशनल इनकम में हम क्या कर देते हैं, नेशनल इनकम में हम नेट को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? नेट को जोड़ देते हैं, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड कर देंगे। समझ रहे हो? नेट को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बात मुझे लगता है इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है तो हम यही लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने राष्ट्रीय वाले का बता दिया, सॉरी सॉरी। पर्सनल के लिए राष्ट्र कहाँ से जुड़ जाएगा वर्ड, आई एम सॉरी रियली रियली सॉरी। क्या बोलते हैं जाकर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है, तो हमें पर्सनल इनकम आपकी पता होनी चाहिए। पर्सनल इनकम माइनस को कर देंगे हम टैक्स, यानी कि जो भी हमारी आय है उसमें से हम टैक्स को निकाल देंगे, हमारी ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो भी हमारी व्यक्तिगत आय खर्च के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, और नेशनल इनकम जानते हो जाकर कैसे निकालते हैं। ठीक है, शायद मैंने कई बार बताया भी है
कि राष्ट्रीय आय कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अभी नेशनल इनकम का हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, नहीं याद होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के खर्चे माइनस का, यानी कि आपको ऐसे याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है, CIG, ठीक है, या ऐसे याद रखना CGI माइनस का X प्लस M। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, नेशनल इनकम का। चलते हैं अगले सवाल की ओर, मुझे लगता है बहुत टाइम इस पर स्पेंड कर लिया। अगला सवाल है, नेशनल इनकम इज नॉट एसेस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो होता है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं उपयोग में लाया जाता है। तो कभी भी राष्ट्रीय आय में हमेशा क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, तो प्रोडक्ट होगा, मेथड होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है इनमें से किस विधि के द्वारा नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा करने में हमें प्रोडक्शन मेथड की ज़रूरत लगती है, इनकम मेथड की ज़रूरत लगती है, खर्चे भी देखने पड़ते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो बाहर हुआ, अभी मैंने बोला था ना एक्सपोर्ट, समझ रहे हो कि नहीं, यानी इंपोर्ट को ऐड करेंगे और एक्सपोर्ट को हम घटा देंगे। ठीक है, याद, अभी मैंने बोला ना नेशनल इनकम का फॉर्मूला, याद होगा आपको, नेशनल इनकम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के खर्चे और माइनस का मैंने एक्स वर्ड रखा था, याद रखेंगे कि नहीं। तो ये एक्स है एक्सपोर्ट से, और प्लस इंपोर्ट वर्ड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एम का मतलब है इंपोर्ट से, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट से, जी मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब होता है कंजप्शन, कितनी खपत हुई। ठीक है, यानी कि बात वही हो गई, सारी चीज़ें मैंने बता दी अभी। देखो एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, कंजप्शन की बात कर रहा है, इनकम मेथड बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, तो बचा इसमें क्या क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एक्सपोर्ट को कभी हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था। हेलो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो देखो हमारा क्या है, किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था। तो उनका नाम था सर विलियम पैटी। सर विलियम पैटी एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम नेशनल इनकम को क्या किया था, अकाउंटेड किया था। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन यानी कि GNP कैन बी डिफाइंड एज, तो GNP भाई मेरे कैसे डिफाइंड की जा सकती है। आपको मैंने बोला था कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकालने पर हमें नेट वैल्यू मिल जाती है, यही हमने बोला था। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है GNP, ठीक है, और अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो हमें ग्रॉस तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर सारे यही चेंज हुए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, GNP कैन बी डिफाइंड, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं लिखता हूँ पहले, ग्रॉस, क्योंकि ये फॉर्मूले जो होते हैं ना थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि सारे NNN का मतलब नेशनल हो गया, सॉरी नेट हो गया, तो ग्रॉस को नेट में चेंज किया, N का मतलब यहाँ पर क्या है NNP में, ये भी मैं लिखता हूँ ताकि आपको फॉर्मूले भी समझ में आए कैसे बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्शन, यहाँ पर P है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई मेरे ये लिखा हुआ है GNP, ठीक है, तो GNP में को चेंज किस में कर दिया है, नेट में, ठीक है ना, यानी G को चेंज किया है नेट में, तो हमें डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को हमें
घटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, GNP, जी को चेंज किया है एन में, ठीक है, एक चीज़ चेंज हो गई, जी को हमने एन में चेंज कर लिया, बाकी NP हमारा कट जाएगा, ठीक है, और हमें चाहिए ग्रॉस। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप जानते हो जाकर ग्रॉस कैसे मिलेगा हमें, जब हम डायरेक्ट को नेट में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि हमें नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा जाकर ये वाला डी, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात थोड़ी ना है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ इज GDP एस्टिमेटेड एट इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, यानी कि सकल लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है, यानी कि GDP कैसे आकलित की जाती है, आपको वो टूल बताना है, ठीक है। GDP कैसे आकलित की जाती है, आपको टूल वो बताना है, ठीक है। तो देखो ये हर जगह GDP वर्ड दिया हुआ है, तो GDP में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है मार्केट प्राइस, यहाँ भी मार्केट प्राइस, यहाँ भी मार्केट प्राइस वर्ड दिया हुआ है। हम आप जानते हैं जाकर कि हम मार्केट प्राइस में अगर हम नेट क्या बोलते हैं जाकर, मार्केट प्राइस में देखो क्या था, फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू हमें मार्केट प्राइस मिलेगा, सीधी सी बात है, यानी कि सॉरी, फैक्टर प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और मार्केट प्राइस, यही बचा। तो हमसे पूछा है कि GDP का इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट कौन सा होगा, ओके। तो हम कह सकते हैं कि हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है MP, ठीक है। और अच्छा बेटा, इसमें पता क्या है, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है सवाल को और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि MP में से इनडायरेक्ट टैक्स को सभी में घटा दिया है और इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि GDP में भाई मेरे मार्केट प्राइस, GDP जो है मार्केट प्राइस पर इनडायरेक्ट टैक्स को निकालेंगे और ग्रांट्स को ऐड कर देंगे, समझ में आ गया भाई मेरे। GDP जो थी ये वाली, ये फैक्टर कॉस्ट पे थी, हाँ हेलो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम होती है वो पर्सनल इनकम में से हम टैक्स को निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, पर्सनल इनकम में से हम टैक्स को निकाल देते हैं, हमेशा क्या करते हैं, टैक्स को निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स। मैंने बोला भी था कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब आप क्या बोलते हैं पर्सनल इनकम में से हम टैक्स को निकाल देते हैं, वही हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये कमाए, 10 रुपये उसमें से चले गए, तो आपका 90 रुपया जो बचता है, यही हमारा क्या होता है, PDI यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आंसर इसका बी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखो मैंने बोला है कि भाई मेरे GDP जो डिफ्लेक्टर होता है, डिफ्लेक्टर का मतलब ये है भाई मेरे यहाँ पर अपस्फीति कारक, ठीक है, अपस्फीति कारक। GDP डिफ्लेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो नॉमिनल GDP से हम क्या कर देते हैं, नॉमिनल GDP से रियल GDP को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें GDP डिफ्लेक्टर मिलेगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है।
यानी कि जीएनपी जो होता है वो जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक। भाई मेरे ये मुझे लगता है आपके ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा आपके, अगर आपने पढ़ा हो तो आप एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर रट्टा मारोगे। आप इसको करके देखना, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है। तो इनमें से आपका पहला ऑप्शन है नई तकनीकी को अपनाना, पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना, पुरानी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाना, एक ही तकनीकों को अलग तरीके से अपनाना। भाई मेरे वस्तुओं और सेवाओं को अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और आधुनिकीकरण को दर्शाता है तो आपको भाई मेरे नई तकनीकी को अपनाना पड़ेगा या पश्चात संस्कृति का पालन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पुरानी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाना नहीं, एक ही तकनीक को अलग तरीके से अपनाना नहीं। आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, नई तकनीकी को जब आप अपनाते हैं तो वही हमारे उत्पादन को वृद्धि देती है, जो मॉडर्नाइजेशन को डिनोट भी करती है, ठीक है। आंसर इसका ए करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र पर यानी कि इंडस्ट्रियल अगर एरिया पर आप देखेंगे जो नीतियों पॉलिसीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनकी इफ़ेक्ट की पहचान कैसे करें, तो उनका अच्छा संकेत जो देता है वो हमें देगा जीडीपी, ठीक है ना। अगर इंडस्ट्री पर कोई भी अगर पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा जीडीपी का इंडस्ट्री में, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो अब क्या कर देते हैं, जब आप जीडीपी में सब्सिडी को ऐड करके टैक्स को निकाल दें, यानी कि जीडीपी को ऐड करके क्या बोलते हैं, जीडीपी को ऐड करके उसमें सब्सिडी को जीडीपी में सब्सिडी को ऐड करके टैक्स को निकाल दें, ठीक है, वही हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। The income of the state arising from property left by people without legal heirs is called। कहने का मतलब यह है कि जो इनकम द इनकम ऑफ स्टेट अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय पीपल विदाउट लीगल हेयर्स, मतलब जो होता है कोई मान लो कोई किसी की प्रॉपर्टी है, मान लो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और बिना किसी उत्तराधिकारी के लीगल उत्तराधिकारी के वो प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती है, किसी मतलब कि वो बोली जाएगी उस प्रॉपर्टी को, जो भाई मेरे दूसरे के द्वारा अडॉप्ट कर ली जाती है, तो उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखेंगे, पहली चीज ये है, ठीक है। और इसको आप ये भी इस तरह से कह सकते हो कि मतलब कि किसी कानूनी वारिस के बिना ही लोगों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होने वाली राज्य की आय को हम क्या कहेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। किसी कानूनी वारिस के बिना लोगों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होने वाली राज्य की आय को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं भाई मेरे राजस्वामित्व बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप बोल सकते हो रॉयल्टी बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्या बोलोगे, रॉयल्टी बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए वर्ड ज़्यादा बेटर यूज किया था चीट बोला जाता, ठीक है, या बोल सकते हो राजगामित्व। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
जिसमें आपको डायरेक्टली फार्मूला इसके पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को निकालने पर नेट मिलता है। ये यानी कि हमारा कौन सा फार्मूला करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था कि नहीं कि ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को निकालेंगे तो हमें नेट मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बाकी सभी फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा, तो सभी में डेप्रीशिएशन इसमें माइनस होना चाहिए। ठीक है, बाकी जीएनपी के बराबर होता है, गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि जीडीपी प्लस डेप्रीशिएशन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नो, ये भी नहीं, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बेहतर दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी कि निम्नलिखित में से गवर्नमेंट के बजट का कौन सा उद्देश्य होता है। जीडीपी की ग्रोथ करना, यानी कि जीडीपी की वृद्धि, भाई जाहिर सी बात है। री एलोकेट ऑफ रिसोर्सेस, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, या फिर, यानी कि 3 स्टेटमेंट दी हुई है ए बी सी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट के बजट को, जो गवर्नमेंट क्या करती है जाकर बजट का, उनका गवर्नमेंट के बजट का जो उद्देश्य होता है उनको क्या बोलती हैं जाकर वेरीफाई करते हैं, यानी कि सही बताती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। जीडीपी ग्रोथ उनका गवर्नमेंट के बजट का उद्देश्य होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, यानी कि ये गलत है। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी उसके पास स्रोत हों उनका क्या, सॉरी गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। तो कहाँ कहाँ पर थे, सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट के बजट का कौन सा एक इनमें से उद्देश्य होता है। जीडीपी ग्रोथ होती है कि भाई मेरे जीडीपी को बढ़ाएं, ऐसा गवर्नमेंट का ये उद्देश्य नहीं होता है। समझ रहे हो कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, की बैलेंस को क्षेत्रीय स्तर पर विकास करें, ये भी नहीं होता है। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों का स्रोत जो उनके पास हो वो उनको क्या करें, एलोकेट करके रखें, री एलोकेट करके रखें, इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, तो मुझे लगाना पड़ेगा इसमें से ऑप्शन, अरे 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 भाई साहब, एक सेकेंड, दोबारा से इसको करते हैं। गवर्नमेंट का बजट जो होता है, तो गवर्नमेंट के बजट, मैंने कहा मान लो ये गवर्नमेंट का बजट है। अब इस गवर्नमेंट के बजट का जो उद्देश्य होता है, क्या वो चाहते हैं कि जीडीपी की वृद्धि हो, तो बिल्कुल भाई साहब यार जीडीपी की तो वृद्धि होनी चाहिए। और री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो हमारे उनके पास संसाधन हो उनको आवंटन होना चाहिए, बार बार उनका आवंटन होता रहना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते रहने चाहिए, तो ये भी उद्देश्य होता है। तो ए और बी करेक्ट होते हैं, तो मुझे फिर यानी कि तीसरा भी देखना पड़ेगा। बाकी क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय विकास जो हो, उनके क्षेत्र में जो विकास हो उसको बैलेंस करके रखना है, तो भाई मेरे ये भी इनका एक उद्देश्य होता है, इसीलिए इसका आंसर जो करेक्ट हुआ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। What is GDP expressed after adjusting the cost of environmental pollution and exploitation of natural resources? अब कहने का मतलब, पूरे स्टेटमेंट का मतलब है उस जीडीपी को हम क्या कहते हैं, यानी कि उस जीडीपी को हम क्या कहेंगे, उस जीडीपी को हम क्या कहेंगे जब जब सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरण प्रदूषण और उनके नेचुरल जो सोर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन की बात करी जा रही है। तो प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में
लागत को ध्यान में रखते हुए उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि उस सकल घरेलू उत्पाद जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों को मामले में लागत को ध्यान में रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन जीडीपी, ब्लू जीडीपी, ब्राउन जीडीपी, वाइट जीडीपी। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल और रिसोर्सेस और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये सब होता है कैसा, हरा। तो मैं कहूँगा जाकर ये ग्रीन जीडीपी कही जाएगी, कैसी, ग्रीन जीडीपी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हुआ। देखो इकोनॉमी का एक स्पेशलिटी होती है कि आपको वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना पड़ता है, बस उनको समझना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस। मतलब कहने का यह है कि अगर हमें एनडीपी यानी कि फॉर्मूला ये बनेगा क्या, एनडीपी और जो किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर, जो कि किसके बराबर होगी, अगर हम जीडीपी जो हमारी हो वो फैक्टर कॉस्ट पर हो और उसमें से हमें क्या माइनस करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर हमें निकालना है तो जीडीपी में से हमें क्या माइनस करना पड़े कि हमें नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिल जाए, ठीक है ना। नेशनल नहीं, यहाँ पर होगा नेट डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिल जाए अगर हम जीडीपी में से यानी ग्रॉस में से हमें क्या निकालें। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, जब भी फॉर्मूलों में देखते हैं तो हमें केवल एक ही चेंज देखना पड़ता है। डी से कॉमन कट गया, पी से कट गया, एफ सी कट गया, तो बचा क्या, नेट किसके बराबर होता है, जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं। हमारा यही फॉर्मूला था, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा बस समझना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता, बस इट इज़ डिपेंड ऑन यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये CGL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी, यानी हम जब जीडीपी का आंकड़ा करते हैं यानी कि अनुमान लगाते हैं या आकलित करते हैं तो केवल मार्केट की सामान को हम या मार्केट की वस्तुओं को कंसीडर करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या है, द वर्क डन बाय अ वुमेन एट हर होम, यानी कोई अगर एक औरत अपने घर पर काम करती है, इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीडीपी, क्या यह इसको जीडीपी के एरिया से इसको बाहर रखा जाता है। मतलब एक औरत जो अपने घर पर काम करती है वो जीडीपी के एरिया से उसको क्या बाहर रखा जाता है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। इन एस्टिमेटिंग जीडीपी, यानी जीडीपी को आकलित करते हुए ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर कंसीडर्ड। तो देखो मैं एक बात बताऊं, आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के से पहले आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है क्योंकि हम जानते हैं जीडीपी में फाइनल सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन तो भाई मेरे होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बचे कौन से, पहला और दूसरा, ठीक है। और चूंकि दूसरा गलत है क्योंकि जीडीपी में जो भी घर में हम काम करते हैं वो जो भी किया जाता है वो जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। जो जीडीपी में जो भी काम करते हैं घर में वो हमारा इसमें क्या किया जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी करेक्ट है। बाकी पहला ऑप्शन की बात करें जाकर, क्या केवल ओनली मार्केट गुड्स आर कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी। तो आप ये बात जानते हो, अगर कभी भी जीडीपी निकालनी होगी तो केवल और केवल मार्केट की वस्तुओं को ही हम कंसीडर भी करेंगे। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हुआ, दूसरा भी और तीसरा भी। इसीलिए जो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो हमारा आंसर जो इसका करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, भारत के बजट से संबंधित एनआईपी जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछा है। तो याद रखेंगे एनआईपी का फुल फॉर्म नेशनल, देखो याद रखना जाकर, एन का मतलब है नेशनल
इन आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर और पी का मतलब है पाइपलाइन, यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। अब जहाँ भी पाइपलाइन दिखे इसमें कहीं भी नहीं है, केवल ऑप्शन डी में है, तो हमारा आंसर भी डी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इनको ये इकोनॉमिक्स हमेशा पता वर्ड का खेल होता है, बस आपको थोड़े थोड़े वर्ड समझने पड़ेंगे बस। अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज। तो ये बात जानते हो कि क्या बोलते हैं, आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप ये बात जानते हो कि जीडीपी वैसे भी एक क्या बोलते हैं जाकर रियल जीडीपी जो होती है, सॉरी जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो रियल जीडीपी, और वो जीडीपी यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस पर हो उसमें से हम टैक्स को घटाकर सब्सिडी को ऐड करते हैं। तो उसमें सब्सिडी ऐड होनी चाहिए, यहाँ भी ऐड हो रही है, यहाँ घट रही है तो ये नहीं होगा, यहाँ सब्सिडी है नहीं, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भाई मेरे टैक्स को निकालना चाहिए था, तो इसमें टैक्स है नहीं, तो ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन डी हमारा बच गया। इसीलिए हमारा आंसर जो करेक्ट हुआ ऑप्शन डी करेक्ट हुआ कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस के टैक्सेस प्लस सब्सिडी। समझ में आ गया? आंसर इसका डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आसान आसान होता है, कुछ नहीं होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल 2017 का सवाल है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है किसको निर्धारित करता है? तो जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम और भी एक चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट प्राइस डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? इम्प्लीसिट यानी कि सुनिश्चित कीमत अपस्फीति कारक बोलते हैं, सुनिश्चित कीमत अपस्फीति कारक भी बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर ए करेक्ट हुआ। जीडीपी का डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला बता चुका हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल जब आया था तो मुझे खुद नहीं उस समय आता था। जब मैंने पहली बार इस सवाल को किया था तो मुझे सच में इसका मतलब भी नहीं पता था ये होता क्या है, ठीक है। तो मतलब कहने का अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्टिविटी होती है एक इकोसिस्टम की, ठीक है, जो किससे बनी होती है, ठीक है। यानी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र का फॉर्मूला आप कह सकते हो क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं, नेट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यानी कि नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी और प्लस ग्रॉस को, यानी कि नेट और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तब हमें इकोसिस्टम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। यानी कि आप अगर कभी भी पूछे कि इकोसिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इकोसिस्टम का फॉर्मूला होता है जिसमें हम नेट को ग्रॉस में जोड़ देते हैं तो हमें इकोसिस्टम का फॉर्मूला मिल जाता है। तो नेट का मतलब शुद्ध से होता है, तो यहाँ पर शुद्ध उत्पादकता और उपभोग नहीं होना, प्राथमिक और द्वितीय नहीं होना, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसीलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। आसान था, बस ये डायरेक्टली फॉर्मूले आने चाहिए आपको। देखो, द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, यानी कि जो उस जीडीपी के वैल्यू को हम क्या कहेंगे जो करंट प्राइस पर डिपेंडेंट हो। तो करंट प्राइस को भाई मेरे क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं कि नहीं, इसीलिए इसका आंसर सी करेक्ट हुआ। आसान था, मैंने बोला ना वर्ड से खेलना बस आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि याद रखना है आपको, नॉमिनल जीडीपी का मतलब यह है कि करंट प्राइस से, और रियल जीडीपी का मतलब है कांस्टेंट प्राइस से, या फिर बोलेंगे बेस प्राइस से, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि हम जीएनपी से मूल्य हानि को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? यानी कि हम जब जीएनपी से मूल्यह्रास को यानी कि डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जानते हो जी का मतलब यहाँ पर ग्रॉस है, और ग्रॉस में से हम डिप्रिसिएशन को निकालेंगे तो हमें नेट मिलेगा कि नहीं, यानी कि शुद्ध मिलना चाहिए। तो यानी कि आंसर इसका क्या हुआ, सी करेक्ट हो जाएगा। आसान था, मैंने बोला ना आपको बस वर्ड से खेलना है, कुछ नहीं है।
अगला सवाल, ये भी भाई मेरे सीजीएल में पूछा गया है। परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि पर्सनल इनकम अगर आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में हम नेशनल इनकम के, सॉरी क्या बोला, परिवारों की व्यक्तिगत आय, एक सेकेंड, परिवारों की व्यक्तिगत आय, तो हमें परिवार की अगर व्यक्तिगत आय प्राप्त करनी है तो हमें पर्सनल इनकम यानी कि हमें ज्ञात करनी है परिवार की, तो हमें नेशनल इनकम में हमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम में सरकार द्वारा और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण को जोड़ना पड़ेगा। यानी सरकार के द्वारा फर्मों से भुगतान हस्तांतरण को हम ऐड कर देंगे नेशनल इनकम में, तो हमें पर्सनल इनकम मिल जाएगी, किसी भी व्यक्ति की आय, किसी भी परिवार की व्यक्तिगत आय आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये भी कर लेना। उस साल को हम क्या कहेंगे जिसकी हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। अब मैंने आपको रियल जीडीपी का कई बार मैंने बताया कि रियल जीडीपी वर्ड किससे रिलेट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, ये वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका पार्ट नहीं है, उससे रिलेटेड अलग सवाल आएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र अथवा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स जो होती है, जो इसकी स्टडी करने का जो विषय होता है, जिस सिद्धांत पर आधारित है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 सवाल और होंगे, ज़्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता जो है नहीं है? ठीक है, देखो कभी भी याद रखना, जाकर मैं कई बार आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि आप हमेशा राष्ट्रीय आय में जब भी जुड़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि मान लो आपने चीनी बनाई, चीनी से क्या बोलते हैं, गन्ना लिया। ठीक है, गन्ने की कीमत एक बार, ठीक है, और गन्ने की कीमत, गन्ने से बनी फिर शुगर बनी। ठीक है, अब शुगर बनने के बाद फिर मान लो क्या बोलते हैं जाकर, हाँ ठीक है, अगर मान लो ये गन्ना है, ठीक है, अब एक किसान ने गन्ना को गन्ने मतलब कि उगाया, अब गन्ने के बाद उससे चीनी बनी। तो जब भी आप याद रखना, जाकर चीनी में ना गन्ने की कीमत इंक्लूड होती है, हमेशा याद रखना। किसी भी फाइनल चीज़ में उस जो इसके पहले वाली चीज़ जो इसकी कच्चा मटेरियल होगा, उसकी कीमत जो आखिरी में मटेरियल बनेगा उसमें इंक्लूड होगी, जाहिर सी बात है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप 5 रुपया किलो, सॉरी ऐसे ना करो, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए। राष्ट्रीय आय में करते क्या है, ठीक है। मान लो आपने ये खेत है, ठीक है, अब इस खेत में भाई मेरे क्या किया, मान लो आपने फसल उगाई। क्या उगाई? फसल। ठीक है, और किस चीज़ की फसल? मान लो गन्ना उगाया। ठीक है, अब ये गन्ना क्या किया, आपने बेच दिया एक इस आदमी को। ठीक है, अब इसी आदमी ने इससे क्या बनाई? चीनी बनाई। ठीक है, अब जब भी ये मान लो चीनी बेचेगा किसी दूसरे आदमी को, तो गन्ने की कीमत इसमें शामिल कर लेगा कि नहीं? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम में इसकी कीमत यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमेशा चीनी की कीमत इंक्लूड करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि फाइनल चीज़ की जो होगी, फाइनल कीमत होगी, हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है क्या, इट इज़ इन्वॉल्व ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि देखो राष्ट्रीय आय की विशेषता ये जो इसमें से नहीं है, वो कभी भी मध्य मध्य मतलब कि मध्य स्तरीय वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं करता है। समझ रहे हो? और जबकि यहाँ पर तो इसमें दिया कि शामिल करता है, तो ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन गलत है, इसीलिए आंसर इसका डी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द जीडीपी एट फैक्टर
कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जो है क्या करता है, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जो क्या करता है, रिपोर्ट करता है, क्या करता है, रिपोर्ट करता है जीडीपी को बारे में, यानी कि जीडीपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में रिपोर्ट करता है, यानी कि उनको जानकारी देता है। तो उसका नाम है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कभी कभार इसको लिख कर देते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो या CSO कहेगा या NSO कहेगा, ठीक है। आंसर इसका बी करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। तो अर्थव्यवस्था में जो एक प्रकार का जो टैक्स होता है वो किस रूप में कार्य करता है, या फिर उसको आप कह सकते हो किस रूप में स्वीकार किया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अनुपातिक आयकर अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का एक कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में काम करता है, स्वतः स्थिरक के रूप में काम करता है। अनुपातिक आयकर, संपत्ति कर, वृद्धि कर, पूंजीगत लाभ कर। तो हमेशा याद रखना इसमें जो काम करता है वो हमेशा अनुपातिक आयकर काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स जीडीपी होगी जिस पर सभी को इक्वल टैक्स देना पड़ रहा होगा, उसको बोलते हैं हम अनुपातिक कर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है। यानी कि निम्नलिखित इनमें से खुले बाजार के संचालन में से एक है, ठीक है। तो खुले बाजार के संचालन का मतलब ये है यहाँ पर OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, जब भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है, उसी को हम बोलते हैं OMO। तो खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को ही हम OMO बोलते हैं, या फिर खुले बाजार का संचालन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय आय समिति के इनमें से कौन से अध्यक्ष रहे थे, तो उनका नाम था PC महालनोबिस, लगभग 1949 के करीब। यानी कि जब RBI का इसी समय 1949 में ही RBI का नेशनलाइजेशन भी हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सबसे पहले किसने आर्गूमेंट्स दिया था कि लोग, अगर मान लो लोगों को ज़्यादा घाटा होने लगे तो लोग अधिक बचत करेंगे। तो ऐसा बोला था इसमें यार ऑप्शन तो वैसे डेविड रिकार्डो शायद था, डेविड रिकार्डो ही होना चाहिए। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, डेविड रिकार्डो। तो इसका आंसर क्या हुआ, डेविड रिकार्डो। आंसर इसका सी करेक्ट हो गया। उन्होंने कहने का मतलब ये था, उनके कहने का, मान लो जैसे कि एक सरकार टैक्स क्या बोलते हैं, बढ़ाती जाएगी, तो जाहिर सी बात कौन टैक्स ज़्यादा भर पाएगा, तो फिर पैसा चुराने की कोशिश करेगा। इसी तर्क को दिया था डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले, कि जैसे जैसे लोग घाटे की सिचुएशन में, यानी कि ज़्यादा टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो लोग अपना पैसा चुराने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य में प्रकाशित किया जाता है। यानी कि PIB के द्वारा जो GDP का मूल्य है किस रुपए में प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखना, जाकर PIB के अनुसार जो GDP का मूल्य जो प्रकाशित किया जाता है वो भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से
अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था। तो ये हुआ था 2003 में, यानी कि 2003 में जो क्या बोलते हैं जाकर, जो सार्वजनिक ऋण था, सार्वजनिक ऋण वो जीडीपी से, सार्वजनिक ऋण का जीडीपी से जो रेशियो था वो 84.2% हो गया था। कब? 2003 में। ये भी भाई मेरे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 3 35 हैं क्वेश्चन शायद, और सॉरी 35 कह रहा हूँ, 2 3 क्वेश्चन और होंगे। जीडीपी अपस्फीति कारक को जाना जाता है। मैं कई बार अभी ये फॉर्मूला रिपीट हो चुका है, इसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर। ये लिखा है ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर। ठीक है, तो निहित मूल्य अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेक्टर को कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ए डोनेशन एंड चैरिटी, बी वेजेस एंड सैलरी, सी रेंट एंड इंटरेस्ट, डी कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो भी भाई मेरे दान और चैरिटी किया जाता है वो शामिल किया जाता है, या फिर वेजेस और सैलरी, या फिर किराया और ब्याज, और या फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज। देखो, हमेशा इसमें डोनेशन और चैरिटी को शामिल नहीं करेंगे, बाकी वेजेस, रेट इंटरेस्ट और कमीशन और ब्रोकरेज को शामिल कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे, मैं इसको हटाकर एक सीधा आंसर आपको बताता हूँ। डोनेशन और चैरिटी को हम शामिल नहीं करते हैं, बाकी मजदूरी, किराया और ब्याज और कमीशन और ब्रोकरेज ये इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हमेशा याद रखना जाकर, देखो सब्सिडी स्कॉलरशिप बिल्कुल इंक्लूड की जाएगी, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, रिटायरमेंट पेंशन। तो देखो रिटायरमेंट पेंशन भी इसमें शामिल होती है, और तो जो शामिल भाई मेरे इनमें से नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ, याद रखना जाकर। रिटायरमेंट पेंशन शामिल होता है, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी भी शामिल होती है, मिक्स्ड इनकम भी शामिल होगी, लेकिन सब्सिडी और स्कॉलरशिप ये भाई मेरे शामिल नहीं होती। देखो आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी थोड़ी टिपिकल होती हैं, आदमी नहीं समझ पाता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नेशनल इनकम में कौन सी चीज़, ठीक है, यानी कि इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं इंक्लूड होगी? इंक्लूड वो की जाएगी जिसके लिए आदमी एफर्ट लगाएगा, यानी कि मेहनत करेगा। ठीक है, मेहनत करने वाली चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, और जो चीज़ें फ्री हों, जिसके लिए मेहनत ना लगे, वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे कि रिटायरमेंट तो आदमी हुआ, लेकिन उसने पहले मेहनत की होगी तभी हुई। प्रॉफिट और रॉयल्टी के लिए भाई में मेरे मेहनत करनी पड़ती है। मिक्स्ड इनकम के लिए, यानी मिक्स्ड इनकम के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्कॉलरशिप जो आदमी पाता है वो भाई मेरे फ्री मिलती है। नहीं कहते हैं स्कॉलरशिप फर्स्ट रैंक उसको मिली है, मैंने कहा मेहनत तो मिली, लेकिन वो भाई मेरे उसको ग्रांट के थ्रू मिली, इसीलिए उसमें शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए इसका आंसर भाई मेरे डी है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विच इज़ अ फैक्टर इनकम, यानी कि कौन सी इनमें से एक फैक्टर इनकम है? वेजेस एंड सैलरी बिल्कुल है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये भी है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन भाई मेरे ये भी है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर भाई मेरे डी करेक्ट हुआ। ठीक है, यानी इन सभी के लिए उसने मेहनत की होगी। फैक्टर इनकम में वही शामिल होते हैं जिनके लिए एफर्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये नेशनल इनकम में भी शामिल होंगे। ठीक है, कह सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है, नहीं 37 है सॉरी। तो 35 दो और शामिल है क्वेश्चन, और क्या है? ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? जैसे कि गिफ्ट एंड ग्रांट्स की बात की जाती है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। बाकी लॉटरी एंड विंडफॉल,
ये भी भाई मेरे शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि लॉटरी की चीज़ें भाई मेरे राष्ट्रीय आय में कहाँ से शामिल होंगी। ठीक है। ब्लैक मनी और पॉकेट मनी ये भी नहीं शामिल होगा। और पेंशन, पेंशन तो यार भाई मेरे जो आदमी को क्या बोलते हैं जाकर जो पेंशन पाता है, ये भी भाई मेरे इसमें शामिल नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है भाई मेरे ऊपर, यानी जितनी भी सभी चीज़ें हैं सभी शामिल नहीं होती हैं, इसीलिए इसका आंसर भाई मेरे ई करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम भाई मेरे वो होती है जिसमें नेशनल इनकम जो होती है, जिसमें नेशनल इनकम में शामिल ना हो। नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। जैसे कि इनमें से बताना कौन सा शामिल जो शामिल क्या है ट्रांसफ़र इनकम, यानी कि नेशनल इनकम में जो शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि वर्क और हॉबी भाई मेरे ये जो होती है जाकर ये ट्रांसफ़र इनकम, वर्क और हॉबी ये भाई मेरे ट्रांसफ़र इनकम में आता है। इलीगल फ्रॉम एक्टिविटी ये भी आता है। इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग और शेयर मार्केट ये भी आता है। सर्विस फॉर फैमिली ये भी भाई मेरे आता है। यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट है, इसमें भी सभी के सभी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट का आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने पूरी क्लास देखोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला बताना है, आंसर आपको इसका क्या बोलते हैं जाकर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको गाइज हमारी ये लगता है कि टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारा आज का कंटेंट या फिर जो हम ला रहे हैं कंटेंट वो आपके लिए कैसा है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बोला भी है पॉलिटी की 30 क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हैं, उनको डालना ही डालना है। एक बार में डाल देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, तो डेली डे वाइज डालेंगे। ठीक है, और इसके अलावा चैनल है एक गो करियर। ठीक है, गो करियर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना, वहाँ से आपको उसकी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप 30 PDF पॉलिटी की डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, आप प्रैक्टिस जी भर के करिए। ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए। डालना है विदाउट स्पेस GO बड़ी CAREER। ठीक है, बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।